और मैं ऐसे ही आया हूँ, मैं वॉक करके। बोला कि बात करना है मुझे। बात करने के बजाय अगर वो बोलता कि हम मारने के लिए आते तो मैं ही काफ़ी था। बोल करके करना चाहिए था, तो मैं तैयार करके आता। मैं तैयार होके आता तो फिर मैं दिखाता कि मैं क्या हूँ। हाँ, वो किडनैप कर रहे थे, मेरे को ले करके जा रहे थे कहीं मारने के लिए। नमस्कार, महा MTV मध्ये मी सोमेश कोलगे आणि आपल्यासोबत कॅमेऱ्यावर आहेत केतन वैद्य. आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आज आपण आलो आहोत त्यांच्या घरी, ज्यांचं नाव गेल्या 2 दिवसांपासून देशभरात चर्चेत आहे. ते चर्चेत येण्याचं एक दुर्दैवी कारण म्हणजे त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्यंगचित्रावरून त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. देशावर जे हल्ले होतात त्या हल्ल्यापासून या देशाचं संरक्षण करणारे नौदलातील एक जवान मदन शर्मा, ज्यांना याच देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही, त्यांना एका फेसबुक पोस्टवरून, एका सोशल मीडियावरील व्यंगचित्रावरून, व्हॉट्सअपवर फॉरवर्ड केलेल्या मेसेजवरून काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून हल्ला करण्यात येतो. त्यांच्या डोळ्याला जबर दुखापत होते आणि त्यानंतरही ते धीटाने, धैर्याने आपल्या सगळ्यांसमोर उभे राहतात. पुन्हा तोच आवाज बुलंद करत अभिव्यक्तीचा आपल्या सोबत आहेत मदन शर्मा जी. शर्मा जी, नमस्ते. महा MTV में आपका बहुत बहुत स्वागत. नमस्ते. 2 दिन पहले ये घटना घटी. आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को, कि एग्जैक्टली क्या हुआ था जब ये सब आपके साथ हुआ? जी, हमारे ग्रुप पर एक मैसेज, कार्टून मैसेज जो है वायरल हुआ, वो शेयर किया गया. वो शेयर जो है दूसरे ग्रुप में मैं डाला, अपना ग्रुप में, और उस ग्रुप के कुछ लोग थे जो उनको आपत्ति था, जो शिवसेना के लोग थे. तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपसे बात करनी है इस विषय में, जो कार्टून भेजे हुए हैं. तो 2-4 बार फ़ोन आया, जबकि मैं कुछ काम कर रहा था. मैं उनसे टाइम मांगा कि बाद में आता हूँ, लेकिन वो ज़बरन वो नहीं माने, और फिर इंटरकम में गेट के पास आ कर के और फिर फ़ोन करने लगे. तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, जा कर के बात कर लेते हैं. बोले कि कोई बात नहीं, आप आइए, खाली इसके विषय में बात करना है कि कहाँ से आया हुआ है. मैं गेट पर गया, गेट से बाहर गया तो वो लोग बात करने के चाहिए, लेकिन वो धोखे में मेरे को मारने लगे. इससे जाहिर होता है कि उनका प्लान किया हुआ ये अटैक था. वो बात नहीं करना चाहते थे और वो सीधे अटैक किए मेरे ऊपर, मारने लगे. अगर मुझे ये मालूम होता कि मुझे अटैक करते थे तो आज की परिस्थिति दूसरा होती थी. मतलब आप उसी भाषा में जवाब भी देना जानते थे, लेकिन वो बात करने के हिसाब से आए? जी, मतलब हम उस भाषा में हम जवाब देते, लेकिन जिस तरह से पोलाइटली वो लोग बुलाए मुझे कि हमें सिर्फ जानना है कि कहाँ से आया हुआ है, तो हम आराम से अकेले गए. घर में भी नहीं बोले अपने बच्चों को. मुझे ये अपेक्षा नहीं थी शिवसेना के, हाँ, विश्वास रख कर के मैं गया. मुझे शिवसैनिक और के तरफ से मुझे ये अपेक्षा नहीं थी. ये धोखाधड़ी है. एक प्रकार की कायरता इस हमले में दिखाई दी. ये एक तरह का कायरता ही दिखाई देगा. ये कहा जाएगा कि एक बुज़ुर्ग को, और मैं सामने से गया, मैं बोला कि मैं डिफेंस के आदमी हूँ और देखने में भी लग रहा है उम्र मेरा, लेकिन वो इस विषय में वो लोग सोचे नहीं. मतलब उनके बाप दादा के उम्र का हूँ, यानी कि दूसरे तरीके से मैं ये कहूँ कि वो अपने बाप दादा के साथ इसी तरह का कार्रवाई करते होंगे घर में. नहीं, वो तो अपने अपने घर ये संस्कार की बात है. हाँ, ये इससे ये भी जाहिर होता है कि जो इस तरह के हरकत कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है. ये उनका बैकग्राउंड भी दर्शाता है कि उनके घर में किस तरह का लोग आचरण वाले होंगे. कितने लोग थे संख्या में? 10-15 आदमी थे. 10-15 आदमी चारों तरफ से घेर लिए थे. अगर सामने से बात करते और फिर मारने के लिए सामने से आते थे
तो मैं उनको जवाब देता उसी हालत में, लेकिन धोखे में आकर के मेरे साथ में ये मारे पीटे हैं। आपने कई वर्षों तक आपके जीवन के इस देश का संरक्षण किया है नौदल में काम करते हुए। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मतलब इसी पार्टी से संबंधित शिवसेना राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं ने फैलाना शुरू किया कि आप नौदल में नहीं थे, ये नेवी अफसर नहीं है। लेकिन जब ये आपका आई कार्ड आईडी प्रूफ सामने आया तो सबको पता भी चल गया कि नौदल के ही अधिकारी हैं। आपने जब इस देश की सुरक्षा की तब आपको कभी ऐसा लगा था कि इस देश में आने के बाद, निवृत्त होने के बाद, रिटायर्ड होने के बाद ऐसी आपत्ति आपके ऊपर आएगी कि जिसके कारण इस देश का फ्रीडम बना रहता है, जिस सेना अधिकारी के कारण इस देश का फ्रीडम बना रहता है, उस सेना अधिकारी को इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है? जब भी हम सेवावृत्त हुआ तो मुंबई जो था सबसे सुरक्षित जगह है। उस समय सबसे सुरक्षित माना जाता था मुंबई, और हर इंडिया के हर जगह जगह से लोग यहाँ पर बस जाते हैं कि ये कैपिटल, बिजनेस कैपिटल है, इकोनॉमिकल स्टेट है, और यहाँ पर पूरे देश के भर के लोगों का योगदान है, अपने खून पसीने से इसको सींचा हुआ है। और ये सिंचाई इसलिए हुई है कि ये सुरक्षित है रहने के लिए। लेकिन कुछ सालों में, एक सालों में जो है यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर इतना श्रिंक होते जा रहा है, कम होते जा रहा है कि लोगों को डर भय लगने लगा है, लोग पलायन करने लगे हैं। पहले के ज़माने में दूसरे स्टेट से लोग पलायन करके यहाँ पर आके बसते थे कि यहाँ पर रोज़गार करेंगे, रोज़गार मिलेगा, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रहा है। तो ये जो सरकार है या इस सरकार से संबंधित जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, ये लोग सोशल मीडिया से इतना क्यों डरते हैं? एक कार्टून में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण इतना बड़ा मातम मचा दिया उन लोगों ने? एक तो मैं बोलूँगा कि एक फ्रस्ट्रेशन है जो पिछले कई दिनों से चल रही है, कुछ दंगा फसाद कई के मुद्दा चल रहे हैं जो इस सरकार के अलग अलग तरीके से घेरे जा रहे हैं। और दूसरा एक बहुत माने किसी भी मनुष्य को अगर वो गलती करता है तो वो मीडिया को या कानून के दायरे में आना नहीं चाहता है, तो मीडिया वही करती है जो गलती कर रहा है, उसको सामने लाने का प्रयास करती है, जिसके कारण ये सरकार डर रही है मीडिया से। और सोशल मीडिया से ज़्यादा डरती है? जी, सोशल मीडिया से ही डर रही है। सोशल मीडिया से ही, मेरा कहने का मतलब कि ये सरकार जो है सोशल मीडिया से इसलिए डर रही है क्योंकि अंदर में गलती हो रही है, तो आपके माध्यम से वो कहीं सामने नहीं आ जाए। लोग डर के मारे शेयर ना करें, अपनी आवाज बुलंद ना करें, अपनी अभिव्यक्ति आज़ादी का उपयोग ना करें, ऐसा ये सरकार चाहती है। हाँ, इसलिए ताकि वो उस जगह पर नहीं जाएं, उन पकड़ में नहीं आए कि वो सरकार अंदर में क्या कर रही है, उसका सामने नहीं आ जाए लोगों के सामने। ये सरकार कई फ्रंट पर अनसक्सेसफुल भी साबित हुई कोरोना के दरमियान। इसके बाद में कई ऐसे विषय है कि जिसके कारण सरकार चारों ओर से घिर चुकी है, और उसमें अभी ये आवाज़ दबाने का एक अंतिम प्रयास है। ऐसा आपको लगता है? सीधे सीधे नागरिकों पर हमला करना, मतलब मीडिया हाउसेस को परेशान किया जाता है, वो तो बात अलग है। महाराष्ट्र के कई मीडिया हाउसेस तो इस विषय में सरकार के खिलाफ बोलने के लिए भी डर रहे हैं। मैं ये बताने में बड़ा मतलब आपको एक ओर से मुझे अभिमान भी और दूसरे ओर से एक ऐसा कमी भी महसूस होती है कि महा MTV पहला न्यूज़ चैनल है मराठी का जो आपका इंटरव्यू कर रहा है। इस महाराष्ट्र का मीडिया हाउस है पहला, जो आपका इंटरव्यू कर रहा है, आपकी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये मीडिया हाउस भी डरे हुए हैं, मीडिया हाउसों को धमकाया जाता है, और अभी आगे चलकर सर्वसामान्य नागरिकों पर हमला करना, ये तो एक अंतिम प्रयास है आवाज़ दबाने का सरकार के खिलाफ। जी, इसको मैं कंडेम करता हूँ। मैं इस तरह का सरकार को नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को ऊपर दखल है। ये कुछ दिन पहले कुछ मीडिया वालों को गिरफ्तार कर दिया गया है ट्रेस पैसेज की वजह से। ट्रेस पासिंग का सेक्शन लगा दिया गया है, जबकि मेरे केस में भी
हमारे कॉम्प्लेक्स में गेट के अंदर शिवसेना के गुंडे जो हैं आकर के अंदर घुस आए हैं, वो ट्रेस पासिंग में क्यों नहीं आया? जब मीडिया को ट्रेस पैसेज में अगर 5 दिन रख रहे हैं तो हमारे कॉम्प्लेक्स में घुसकर मेरे को पकड़ लिए हैं, यानी कि ट्रेस पैसेज वो खुद गलती कर चुके हैं। तो वो समय सरकार और पुलिस उसको ट्रेस पैसेज में धारा में क्यों नहीं उसको रखी हुई है 5 दिन? उनको ऑन टेबल गिरफ्तार कैसे किया गया? मैं इस विषय में मैं पुलिस से भी नाराज़ हूँ और यहाँ के प्रशासन से भी नाराज़ हूँ कि ये 2 तरीके के, एक ही कानून के लिए 2 तरीके का फैसला ना करें। सिचुएशन एक ही है लेकिन 2 तरीके से, सिचुएशन एक है लेकिन 2 तरह का फैसला है। ये शर्म की बात है। अगर यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे अगर सुन रहे होंगे तो उनको खुद शर्म महसूस होगी और पुलिस को भी शर्म महसूस होगी कि वो दफ़ा पर उसको आज जो ये शिवसेना के जो गुंडे हैं ये घुस करके और ये ट्रेस पैसेज का उल्लंघन किए हुए हैं, वो घूम रहे हैं फ्री। ऐसा क्यों? उनके ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए गए। हाँ, उनके ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए गए। जर्नलिस्ट जो है, पत्रकारों पर नॉन बेलेबल सेक्शन लगाए गए। हाँ, और इन लोगों पर बेलेबल सेक्शन लगाए, वो बेल लेकर पुलिस ने ही उनको छोड़ दिया। हाँ, ये इस पर मैं इस कानून को मैं कंडेम करता हूँ, मैं इस फैसले को जी। और मैं चाहता हूँ कि उनका गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अभी तक उनको गिरफ्तार किया नहीं, जेल में भी रखा नहीं रखा हुआ है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनीय है। ये इसको मैं बहुत गंदे तरीके से लेता हूँ मैं कि ये कानून जो है एक क्राइम को दो धारा में बांट दिया गया है। बराबर। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की ओर से शील्ड किया जा रहा है जिन्होंने हमला किया था। जी, ऐसा आपको लगता है? जी, वो अपने आदमी को बचा रहे हैं। तो करने वाले जो तो शिवसेना के थे और शिवसेना की सरकार है, तो वो अपने लोगों को बचा रहे हैं। जी, इससे साफ जाहिर हो रही है कि शिवसेना के लोग जो हैं शिवसेना के गुंडे को भेजे हुए हैं मेरे ऊपर हमला करने के लिए, मेरा आवाज़ दबाने के लिए और कमज़ोर समझ करके मेरे ऊपर हमला कराने के लिए। एक हम आपको बताना, अवगत कराना चाहेंगे कि ये शिवसेना का जो मुख्य प्रवक्ता है संजय राउत, हाँ, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये एक स्पॉन्टेनियस और एंग्री रिएक्शन था। शिवसैनिकों की एक ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। और आज ही के दिन अनिल परब नाम के एक मंत्री है जो कि सरकार में एक पोर्टफोलियो संभालते हैं, उन्होंने कहा कि ये शिवसेना की स्टाइल है। तो आप क्या कहेंगे कि ये स्टाइल हो सकती है किसी की? और अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें तो जनता स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे, हर भूतपूर्व सैनिक इस विषय पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे, तो इस देश में क्या स्थिति बनेगी? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा शिव सैनिक से कि देश में या कहीं भी किसी देश में, वर्ल्ड में ले लीजिए, 3 सेना हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ये शिवसेना कहाँ से पैदा हो गई है? और सेना क्या करती है? सेना सेवा करती है या कि अंदर में गुंडागर्दी करके और निहत्थे लोगों को, कमज़ोर लोगों को मारना के काम करती है? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि शिवसेना, गवर्नमेंट को मैं बोलूँगा दखल देने के लिए कि शिवसेना का नाम चेंज किया जाए, क्योंकि शिवसेना रखने से ये सेना का बदनामी हो रही है। क्योंकि 4 सेना नहीं हो सकता है देश में, 3 सेना हो सकता है, चौथा सेना ये शिवसेना कहाँ से पैदा आ गया? अगर आपका दल है तो उस दल को सेना नहीं बोल करके कुछ और नाम रखिए, शिव कुछ रखिए, सेना मत रखिए प्लीज़। मैं फिर से आपके माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलूँगा कि कोई भी दल किसी तरह का कोई संस्था बनाता है तो उसको सेना नाम पर रजिस्टर नहीं करे। ये हमारा तीनों सेना यानी कि मिलिट्री का ये अपमान है। आप जब अस्पताल में दाखिल हुए, ये तो बड़ी शर्मनाक घटना है कि आपके अस्पताल से घर पर आने से पहले जिन्होंने आप पर हमला किया था वो लोग अपने अपने घर पहुंच गए पुलिस से बेल लेकर।
जी। लेकिन आप अस्पताल में जब गए तो पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, इस सरकार की ओर से किसी प्रकार के का खेद, किसी प्रकार की दिलगिरी या इस जो घटना घटी उसकी निंदा की गई है क्या? अभी तक आपको किसी ने ऐसा मैसेज दिया? ऐसा कोई मुझे नहीं कांटेक्ट किया हुआ है, मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके ऊपर हमें दुख है, खेद है, कंडेम करता हूँ, ऐसा कुछ हमको नहीं मिली हुई है। पुलिस की ओर से कुछ सहायता मिली? पुलिस तो एक मोहरा है। पुलिस बेचारे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पुलिस जब वर्दी धारण करती है तो शपथ लेती है सेवा करने के लिए, मिलिट्री के जैसा ही। मिलिट्री सैनिक जो है बाहर बॉर्डर पर करते हैं और पुलिस अंदर करती है सेवानिवृत्त। लेकिन पुलिस के ऊपर जो प्रशासन का जो दबाव रहता है उससे बेचारे वो मजबूर हैं, बहुत मजबूर हैं। उनके ऊपर हम दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा पुलिस को कि इस चीज़ से बाहर निकलिए। इस मामले में भी देखा कि अभी तक पुलिस फ्रीडम से, कानून के हिसाब से काम नहीं कर पा रही। जी, ये हुई बड़ी शर्मनाक बातें कि जो बहुत। इसी घटना को लेकर सामने आई। लेकिन दूसरी ओर हम पूरे देश में एक प्रकार के भूतपूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान का माहौल देख रहे। एक उस आदर के कारण, इस राष्ट्रवादी शक्तियों के एकत्रित आने के कारण इस घटना की पूरी देश में निंदा की जाएगी। लोग एकत्रित आ रहे हैं, अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर इस बात की निंदा कर रहे हैं, इस बात का निषेध कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए आपको क्या लगता है, ये जो प्रयास था डराने का, धमकाने का, ये सफल हुआ? कब तक सफल हुआ? डरवाने धमकाने का प्रयास जो है ये देश के जनता समझ गई है। और उस छोटे छोटे, ये तो छोटा छोटा धमकी है। धमकी तो वो बोलते हैं जो अभी चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर चल रही है, इससे सैनिक क्या डरेंगे और हम क्या डरेंगे। हम ये भी चित्र देख रहे हैं कि भूतपूर्व सैनिक आपके ऊपर हमला होने के बाद कई राष्ट्रवादी शक्तियां, इस देश के राष्ट्रभक्त नागरिक इस बात की निंदा करने लगे कि ये जो हमला हुआ वो सही नहीं हुआ। लोग रास्ते पर आने लगे। तो ये जो एक होप हमें दिखाई देता है, उसकी ओर आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपके मीडिया के, आजकल मीडिया का जो इतने आंख बढ़ गए हैं जगह जगह, जो ये सामने आ जा रहा है आजकल, और ये नतीजा उसी का है। आज अगर मीडिया नहीं होती तो मेरा स्थिति कहीं और होता। हो सकता है कि मैं जेल में होता, चाहे कहीं और होता। आज मुझे जो जैसे आए थे, ये घटना के बाद पुलिस हमारे दरवाजे पर आ गई थी अरेस्ट करने के लिए। उल्टा आपको ही अरेस्ट कर? मेरे को ही अरेस्ट करने के लिए आ गई थी, लेकिन मैं गया नहीं। तत्काल जो है मेरी बेटी यहाँ के लोकल एमएलए अतुल भटकल को फ़ोन किए और रानी द्विवेदी जी को फ़ोन किए, और वो जो है तत्काल जो है मेरे सहयोग में वो आए और मुझे ये चीज़ से बचाए। उनको बहुत मदद किए हमको, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वरना आज शायद मुझे किडनैप करके लेकर के गए होते, कहीं जेल में डाल देते थे, या कितने हादसा हो रही है जेल में मार देने का, बहुत रास्ता है, डेथ इन लॉकर, तो ये भी हो सकता था आज। तो इस सब से आप बच पाए क्योंकि आपने लोकल एमएलए अतुल भाटकलकर जी को संपर्क किया, वो भी आपके मदद में आए जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये पूरी घटना भी बड़ी दर्दनाक है। और जिस प्रकार पुलिस ने काम करना चाहिए, पुलिस ने इसमें काम किया नाही, ये तो पुरेपुरे साबित होईल। तर हे होते आपल्यासोबत मदन शर्माजी। त्यांनी त्यांच्यासोबत 2 दिवसांमध्ये जे घडलं त्या सगळ्याची इत्थंभूत माहिती आपल्याला दिलेली आहे। कदाचित सोशल मीडियावर बसलेले शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनेक IT सेलचे कार्यकर्ते हे समजून घेऊ शकतील की हे भूतपूर्व सैनिक आहेत, नेव्हीतून काम करून निवृत्त झालेले आहेत, आणि जी घटना घडली ती नेमकी काय होती आणि या सगळ्याचा निषेध करावा तितका थोडका आहे। या अशा विषयांवरचे
वेगवेगळे व्हिडिओज आणि विशेष मुलाखती पाहण्यासाठी महा MTVला लाईक करायला, शेअर करायला, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि तुमच्या घरावर कोणीतरी अशा प्रकारे गुंड घेऊन येण्यापूर्वी हा व्हिडिओ आणि ही मुलाखत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवा. धन्यवाद.